So here in part 2 of this particular revision of heredity and evolution, बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा तुमको जो डेफिनेटली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए. इवन रिविजन क्लास, व्हाई यू शुड नो इट, बिकॉज तब तुम डेफिनेशन इजीली लर्न कर पाओगे. ओके, दैट्स द होल पर्पस ऑफ इट. सो अर्थ कितनी साल पुरानी है? इट इज नॉट years ago, it is centuries ago. So let us see the basic idea of evolution. एक स्टोरी की तरह समझते हैं इसको. So there was a ball of light. Then we say there is Big Bang which happened, where universe started to expand. Okay, galaxies were formed, and our Milky Way, the galaxy that we live in, was formed. Then a very medium-sized sun was formed, and then here is me, your Earth. It was created. बच्चों, initially temperature was extremely high, extremely. धीरे 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 अर्थ कूल डाउन, एटमॉस्फेयर बना, वाटर वेपर क्रिएशन लेटर ऑन हुआ, कूलिंग हुई तो बारिश भी गिरी, छम छम छम, वाटर बॉडीज बनी तो रिवर्स बने, ओशंस बने, लेक्स बना, स्ट्रीम्स बना, सीज बने. और लेकिन तब तक लाइफ नहीं थी बच्चों. ओके, लाइफ नहीं थी. टिल हियर देयर इज नो लाइफ. पहले एलिमेंट्स थे नॉर्मल, वो एलिमेंट्स कंबाइन करके बने कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक मतलब है जिसमें कार्बन होता है, इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन नहीं है. फिर धीरे 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 उसी से प्रोटीन बना, न्यूक्लिक एसिड बना, मतलब डीएनए, आरएनए. उसके बाद क्या हुआ? वो कंबाइन हुए और पहला लिविंग मटेरियल बना जिसका नाम था प्रोटोप्लाज्म. द फर्स्ट लिविंग मटेरियल इज प्रोटोप्लाज्म. ये सब जितना भी बताया उसमें से यही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. बाकी सब मजे के लिए बोला मैंने. ये इमेज क्यों बताया? आपको मजा है पढ़ने में. तो द फर्स्ट लिविंग मटेरियल वाज प्रोटोप्लाज्म. कुछ सेल ने एब्जॉर्ब किया न्यूट्रिएंट्स, कुछ कुछ ग्रो किए, कुछ कुछ ग्रो नहीं किए. तो उसको हम बोलते बच्चों प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. मतलब क्या? नेचर विल, इसके बारे में आगे भी बताऊंगा मैं तुमको. डार्विन की थियरी थी वो. कोई कोई लोग क्यों जीते, कोई कोई लोग क्यों नहीं जीते? इट्स बिकॉज ऑफ नेचर बच्चों. नेचर डिसाइड्स. इसके बारे में मैं और डिटेल में आगे बात करूंगा. कोई कोई सेल ग्रो किए, कोई कोई पेरिश हो गए. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बच्चों. प्रोकैरियोटिक सेल बने, बैक्टीरिया के सेल. यूकैरियोटिक सेल बने जो मोर डेवलप्ड थे. वाटर बॉडीज बनी, एक्वेटिक लाइफ बनी. कितनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर लाइफ है ना. डॉल्फिन्स, व्हेल, सी हॉर्सेस, ह्यूमंस, ये सब कुछ तैयार हुआ बच्चों. बट अ क्वेश्चन इज देन, व्हाट इज इवोल्यूशन? ये सब मैंने बताया सर, ये सब पढ़ने की जरूरत है क्या? इसमें बच्चों एक ही चीज पढ़ने की जरूरत है, तो जो तुम्हारे पास बुक में तुमको देखे रखा है पेज नंबर 3 में. ये पूरा डिस्कशन इंपॉर्टेंट नहीं है इस साल के लिए. इस साल के लिए सिर्फ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों. जो मैं दो डेफिनेशन से मैं तुमको एक लिखा देता हूं, उसी को पढ़ना है तुमको. एंड दैट्स इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर पेज नंबर 3. और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों इस साल के लिए. डेफिनेशन क्या बोलता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज due to changes in specific characters. पेज नंबर 3 में बच्चों है ये. of several generations of living organisms as a response to natural selection. वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेलुलर जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, मेरे को समझना मैं खतरे में आने वाला हूं, तो स्पीशीज अपने आप में चेंजेस लाएंगे बच्चों. बहुत सारे जनरेशन थे, ऐसा नहीं था एक जनरेशन में चेंजेस आ गए. इट टेक्स अ लॉट ऑफ जनरेशन फॉर चेंजेस टू टेक प्लेस. लॉट ऑफ जनरेशन फॉर चेंजेस टू टेक प्लेस. और ये सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बच्चों. नेचर विल डिसाइड. नेचर बोलेगा चेंज होना है, रिस्पॉन्स देगा तो चेंज होंगे. डायनासोर अपने बड़े थे बच्चों, अपने से भी बड़े थे, लेकिन फिर भी नहीं बचे क्योंकि नेचर ने उनको सपोर्ट नहीं किया. कॉकरोच इतने छोटे हैं, आज भी जिंदा है, बहुत साल तक जिंदा थे. नेचर का सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
So this definition you have to learn it, by art it as it is, because board वाले ऐसे accept करता है, क्या कर सकते हैं अपन. The formation of new species due to changes in specific characters of several generation of living organism because of natural selection. Okay, that is evolution. So that is important. तो यहाँ पर बच्चों evolution का definition important है. अब कोई evidences है या नहीं, तो ये 6 के 6 evidence एक flow में करेंगे बच्चों, एकदम जोश के साथ. मैं पहले से बोल रहा हूं, पहला वाला पार्ट अच्छी तरह से देख लिया, समझ लिया, उसको लर्न कर दो. ये वाला पार्ट देख लिया, उसको लर्न कर दो, खत्म कर दो. आता भी होगा तो भी रिवाइज कर दो. तो पहला है सबसे पहले बच्चों मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस का मतलब होता है बच्चों, देखो मगर प्यार से. मतलब क्या? डॉग को देखो, कैट को देखो, 2 आंखें हैं, 2 कान है, एक ही नाक है, और नाक का पोजीशन देखो, मुंह का पोजीशन देखो, आंखों की पोजीशन देखो बच्चों. आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, सीड किधर है, लीफ कैसे है, तो ये सब चीजें. अब मेरे को देख लो, दीपिका पादुकोण को देख लो, उसके जैसे ही तो हूं मैं. आंखें मेरी उसके जैसी, मेरा नाक उसकी जगह पर है, जिधर उसका नाक है उधर ही मेरा नाक है, जिधर मेरे कान है उसके उधर कान है. ऐसा तो नहीं उसके कान पीछे है, दीपिका पादुकोण है तो, बराबर के नहीं. तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मतलब क्या? देखो एक्सटर्नल अपीयरेंस उनको मालूम क्यों पड़ रहा है. सो मॉर्फोलॉजिकल इज एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहरी सुंदरता को देखो. एंड दिस बच्चों सबका ये एविडेंस का मकसद क्या है? टू प्रूव दैट देयर इज कॉमन एंसेस्टर. मतलब कोई तो पहले था जिन सबसे हम आए हैं, कोई तो था पहले. अब कौन था नहीं पता. राशि थी, रसोड़े में कुकर था, सीटी थी, चने थे, नहीं मालूम. कौन था हमको नहीं मालूम, लेकिन कोई तो था, उनसे हम आए. हम मिले तुम मिले एक दूजे के लिए. तो पहला ये रहा मॉर्फोलॉजिकल. सेकंड है एनाटॉमिकल एविडेंस. अंदर देखो क्या क्या है. अगर तुम देखोगे बच्चों, ह्यूमन हैंड चमाट मारने के लिए काम आता है, किसी को किसी चीज को पकड़ने के लिए काम आता है. अगर मेरे बाजू में इसको मार दिया मैंने, उसके लिए ह्यूमन हैंड काम आता है, किसी को पकड़ने के लिए. ऑक्स का 4 लेग चलने के लिए काम आता है. ये ऑक्स है, उसका 4 लेग चलने के लिए काम आता है. वेल का फ्लिपर तैरने के लिए काम आता है. बैट का पटेजियम उड़ने के लिए काम आता है. इन चारों को आप देखोगे, ओक्स का 4 लेग, बैट का पटेजियम, वेल का फ्लिपर, ह्यूमन का हैंड, इन सब के फंक्शंस अलग अलग है. अगर आप बाहर से देखोगे तो उनके स्ट्रक्चर्स भी अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप अंदर देखोगे, इंसान के अंदर अगर आप देखोगे तो सुंदरता ही सुंदरता मिलेगी. तो इनके अंदर अगर तुम देखोगे, देयर इज अ सिमिलैरिटी इन बोनी जॉइंट्स. सिमिलैरिटी इन बोनी जॉइंट्स. देयर इज अ सिमिलैरिटी इन देयर बोनी जॉइंट्स. बच्चों इनके जो जॉइंट्स है, 2 बोन को जो कनेक्ट होता है, जो पार्ट है, इन सब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है. देखो तो सबके फंक्शंस अलग अलग है, सब अलग अलग है एकदम, लेकिन सब में स्ट्रक्चरली कुछ ना कुछ सिमिलर है. इन द बोनी जॉइंट देयर इज सम सिमिलैरिटी. दिस प्रूव्स कि कोई तो पहले था, कॉमन एंसेस्टर. इन सब से ये सब आए हैं. अब ये कौन था, ये तुम्हारी कल्पना में मैं छोड़ता हूं. थर्ड है वेस्टिजल ऑर्गन्स, खराब ऑर्गन्स, जिनकी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन एक टाइम पे इज्जत थी. अब एक मंकी को देख लो, उसके पास टेल होता है. ये देखो तुम्हारी शक्लें, एग्जाम कब होगी ये सोचती हुई, पागल हुए रखे हो तुम. अपेंडिक्स देख लो, एक जमाना था जब कच्चा जब हम खाते थे चीजें, तब अपेंडिक्स काम आता था, क्योंकि वो जो कच्चे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए काम आता था. लेकिन इंसान ने फायर का इन्वेंशन किया, कच्चा खाना हमने खाना बंद कर दिया क्योंकि हमको मजा नहीं आ रहा था. अपेंडिक्स का काम नहीं है अभी, तो धीरे धीरे अपेंडिक्स छोटा हो गया, लेकिन फिर भी है. ये देखो ईयर पिन्ना, मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, ये भी वेस्टिजल है. और ये सर्किलर वेस्टिजल्स है. हम तो कान का झुमका पहनते हैं, पर आजकल तो लड़कों ने भी फैशन चालू कर दिया कान का झुमका पहनने की, बराबर के नहीं. तो सर यूजफुल तो है.
सर हमारे तो मास्क लटकाने के लिए भी काम आता है, ये इतना सारा काम करता है, वेस्टिजियल कैसे है? बच्चों बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है इसका, इसके लिए वेस्टिजियल है। तुम्हारा टेल बोन, इसको हम बोलते हैं कॉकेक्स, टेल बोन। पहले भाई चाहिए था टेल, पूंछ चाहिए थी बैलेंस करने के लिए, लेकिन मंकी से एप, एप से इंसान जब हम बने तो ऑब्वियसली हमारा पोजीशन इरेक्ट हो गया, हम स्ट्रेट होने लगे, तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एक टाइम पे थी। इवन बॉडी हेयर, इतने बाल बाल बाल, क्या करे इस बाल का? पहले चाहिए था, टेम्परेचर उस हिसाब से थे, लेकिन अभी इतनी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन योर विजडम टिथ, जो बहुत पेन करते कभी कभी निकालना पड़ता है, उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन है क्योंकि पहले से थे, एक टाइम होगा जब वो नहीं होंगे। तो ये सब वेस्टिजियल ऑर्गन्स है बच्चों, इसको आपको ओन वर्ड्स में लिखना है। इसका डेफिनेशन ओन वर्ड्स में, अंडर डेवलप्ड अंडर जनरेटेड ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो अपीयर होने के लिए भी बहुत टाइम लगता है, डिसअपियर होने के लिए बहुत काम लगता है। अब तुम बोलोगे सर ये कान का जो पिन्ना है निकाल दो, इसको नहीं चाहिए ना, मैं बोलूंगा नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स फॉर ऑर्गन टू अपीयर और डिसअपियर, ऐसे ही जा नहीं सकता। कल मेरा मन हुआ, तुम्हारे जो आईज में ये जो रहता ना इधर पिंक टाइप का, दैट इज ऑल्सो वेस्टिजियल। तुम्हारे बॉडी में 100+ वेस्टिजियल ऑर्गन है बच्चों, 100 से ज्यादा वेस्टिजियल ऑर्गन है जिनका कोई काम नहीं है बच्चों। इट हैज नो एक्टिविटी, नो फंक्शन एट ऑल। अब क्यों प्रेजेंट है? तो भाई एक टाइम पे प्रेजेंट इज्जत थी उनकी, अब नहीं है, क्या ही कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट इज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, मतलब क्या? खोदो अंदर। फॉर एग्जाम्पल वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, सुनामी आई, अर्थक्वेक हुआ, तो होता क्या है, कभी कभी मेरी बॉडी जमीन में ढस जाती है, घुल मिल जाती है, तो हड्डियां रहती है बच्चों। तो ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स का जो मैटर है जमीन में रह जाता है, उसको हम बोलते हैं बच्चों फॉसिल्स। उसकी पढ़ाई करके भी बच्चों बहुत मालूम पड़ता है, बहुत बार मालूम पड़ता है उसकी पढ़ाई करके, कि बाबा कोई चीज, मतलब कोई चीज थी कि नहीं थी। कितनी सारी चीजें, मोहनजोदड़ो जो डिस्कवर, लोथाल में जो डिस्कवर हुआ था बच्चों, या बहुत सारे जो एक्सकावेशंस होते हैं, हमको डायनासोर को भी मिला हुआ है। अब डायनासोर के टाइम पे तो हम थे नहीं, कैसे मालूम पड़ा? फॉसिल्स के थ्रू बच्चों। अच्छा, एक तो इंटरेस्टिंग फॉसिल ऐसा था, एक दो कपल का था, हाथ पकड़े हुए थे, मरते मरते भी हाथ पकड़ के मरे थे, इश्कज़ादे इश्कज़ादे इश्कज़ादे। तो ऐसे बच्चों ये फॉसिल्स तुम्हारे होते हैं, फॉसिल्स तुम्हारे होते हैं, मस्त एकदम कॉमेडी। अब बच्चों एक नेक्स्ट टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको हमेशा स्किप करते हैं। उस टॉपिक का नाम है बच्चों कार्बन डेटिंग। कोई चीज कितनी पुरानी है वो कैसे मालूम पड़ता है? विद हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग। तो एनवायरमेंट में अलग अलग टाइप के कार्बन होते हैं बच्चों, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 12 मतलब उसका एटॉमिक मास नंबर 12 है, 14 मतलब एटॉमिक मास नंबर उसका 14 है। अब ये जो कार्बन 12 होता है बच्चों, ये स्टेबल है। ये कार्बन 14 अनस्टेबल है बच्चों, रेडियो एक्टिव है। ये करते क्या है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और कोई भी एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, देखो बच्चों बात को समझने की कोशिश करना, हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, लेकिन ये जो एनिमल्स है, सम प्लांट्स, दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनके अंदर कार्बन 12 भी जाता है, कार्बन 14 भी जाएगा। अब वो प्लांट को कौन, एनिमल्स खाएगा? वो प्लांट, देखो कार्बन 12 भी है एटमॉस्फेयर में, कार्बन 14 भी है, ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12 भी होगा, कार्बन 14 भी होगा, दोनों भी होंगे क्योंकि एटमॉस्फेयर में दोनों भी प्रेजेंट है। तो प्लांट को मिला, प्लांट को एनिमल ने खाया, तो वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कार्बन 12 भी होगा, कार्बन 14 भी होगा, बढ़िया से एकदम मजे से। लेकिन जब ये मर जाएगा बच्चों, तो कार्बन 12 तो उतना का उतना ही है, लेकिन कार्बन 14 विल स्टार्ट टू डीके। कार्बन 14 विल स्टार्ट टू डीके, कहने का मतलब क्या मेरा? कार्बन 14 का लेवल कम होता जाएगा। तो कार्बन 12 और कार्बन 14 का अगर तुम रेशियो निकालोगे बच्चों, वो चेंज होगा। तो वो रेशियो अगर तुम निकाल लो, उसकी वैल्यू से तुमको मालूम पड़ेगा कोई चीज कितनी पुरानी थी। ये टेक्निक सिर्फ 50,000 साल पुरानी चीजों के लिए ही आप यूज कर सकते हो, और आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन के कारण टेक्निक बहुत ज्यादा खराब हो रही है, लेकिन ये बहुत ही वंडरफुल टेक्निक है। टेक्निक का बेसिक मुद्दा क्या है? कार्बन 14 इज रेडियो एक्टिव।
मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कार्बन 14 डीके होना शुरू हो जाएगा बच्चों। इंसान जब मर जाएगा, कार्बन 12 तो सेम है, लेकिन कार्बन 14 क्योंकि रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव मतलब क्या, वो डीके करता है, अनस्टेबल है, वो कम होते जाएगा। तो कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशियो निकाल दो, उसका वैल्यू निकाल दो, तो चेंज होता रहेगा तुम्हारा, और उससे तुमको मालूम पड़ जाएगा टाइम, कोई चीज कितनी पुरानी थी बच्चों। तो बच्चों टेक्स्ट बुक में टेबल देके रखा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये इनवर्टिब्रेट्स आपको नीचे दिखेंगे, जो एनिमल क्लासिफिकेशन में आपको बताऊंगा इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, और वर्टिब्रेट्स आपको ऊपर मिलेंगे। मतलब क्या, जमीन में तुम खोदोगे तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स थे वो नीचे ही होंगे, फिर धीरे धीरे विकास हुआ विकास हुआ विकास हुआ, ऊपर आपको रैबिट दिखेंगे, स्नेक दिखेंगे, डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट है बच्चों एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। मतलब क्या, अब एम्ब्रियो देखो, किसके एम्ब्रियो देखो, अब फिश के देखो, सैलमेंडर के, टॉर्टोइस के, चिकन के, पिग के, काउ के, रैबिट के, मैन के। ऑब्वियसली बाद में सब अलग अलग दिखता है, लेकिन इनिशियल स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, इनिशियल स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये सब के एम्ब्रियो बच्चों सेम दिखते थे। सेम तो नहीं बोलना चाहिए, सिमिलर दिखते थे बच्चों। इससे मालूम पड़ता है कि भाई पहले कोई तो था जिन सब से ये सब आए बच्चों। एंड द लास्ट इज कनेक्टिंग लिंक्स। ताल से ताल मिला सजना, ताल से ताल मिला। दो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है, उनके बीच में कोई तो एक जुड़ी हुई ताल है, दैट इज कनेक्टिंग लिंक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थवर्म एंड कॉकरोच, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो ताल है, ये दोनों भी पेरिपेटस से कहीं ना कहीं मेल खाते हैं। जैसे अर्थवर्म है, तुम अगर बुक में देखोगे बच्चों, आई विल गिव यू आल्सो वेयर इट इज, तुमको पता होना चाहिए, पेज नंबर 7 पे अगर आप अर्थवर्म का देखोगे बॉडी और पेरिपेटस का देखोगे, तो बच्चों अगर आप देखोगे अर्थवर्म और पेरिपेटस के बीच में देयर इज थिन क्यूटिकल, मतलब पतली सी स्किन की लेयर होगी, जो इनमें भी है इनमें भी है। पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स, मूव करने के लिए कुछ ऑर्गन्स होंगे, पैर छोटे 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 यहां पर भी होंगे, एंड सेगमेंटेड बॉडी। इनकी बॉडी को आप देखोगे तो सेगमेंट्स आपको तरह दिखेंगे। तो अर्थ में पेरिपेटस में कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी आपको दिखेगी। वो अगर आप कॉकरोच और पेरिपेटस में देखोगे उनमें भी कुछ सिमिलरिटी है। ट्रैकियल रेस्पिरेशन दिखेगा तुम लोगों को, ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेशन होगा, ओपन सर्कुलेशन होगा बच्चों। ह्यूमंस में कैसा क्लोज सर्कुलेशन है, हार्ट है पूरा क्लोज्ड है, इनमें ओपन होता है, आर्टरीज और वेन्स नहीं होते इनमें, कैपिलरीज वो सब नहीं होता है। तो पेरिपेटस कॉकरोच से भी मिलता जुलता है, पेरिपेटस अर्थवर्म से भी मिलता जुलता है। तो बच्चों ये अर्थवर्म है ना, ये एनिलिडा में आएगा, तुम पढ़ोगे एनिमल क्लासिफिकेशन अब तक तो पढ़ रखा होगा, रिवीजन कोर्स कर रहे हो तो तुमने थोड़ा बहुत तो मालूम होगा, ये अर्थवर्म एनिलिडा में आता है। और एक कॉकरोच आता है बच्चों अर्थ्रोपोडा में। तो देयर इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन देम। सो पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अर्थवर्म एंड कॉकरोच। मतलब अर्थवर्म आता है एनिलिडा में और कॉकरोच आता है अर्थ्रोपोडा में। पोड़ा पोड़ा मतलब अर्थवर्म आया होगा, फिर पेरिपेटस आया होगा, और फिर कॉकरोच आया होगा, वैसा। ऐसा बहुत सारे हैं। डक बिल प्लेटेपस है, इसमें ना एक सीरियल आता था, तुमने देखा होगा वो तो बच्चों ये जो डक बिल प्लेटेपस है, ये रेप्टाइल्स की तरह एग ले करता है, और मैमल्स की तरह इनके पास हेयर्स होते हैं और मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, जिससे वो मिल्क प्रोवाइड करता है। ओके, जैसे ह्यूमंस में ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट इज नथिंग बट इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स ओनली। सो दिस डक बिल प्लेटेपस भी कनेक्टिंग लिंक है, रेप्टाइल की तरह अंडे ले करना, और मैमल्स की तरह बाल होना और मेमोरी ग्लैंड्स होना। करते हैं। सो बच्चों दिस इज अबाउट एविडेंसेस। इसमें और ऑब्जेक्टिव्स हमारे आ सकते हैं, लंग फिश के बारे में। एक और याद रखना, मिस्टर एएफ, मैमल्स हैव इवॉल्वड फ्रॉम रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस हैव इवॉल्वड फ्रॉम फिशेस। याद रखना, मैमल्स जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मोस्ट डेवलप्ड है वो रेप्टाइल से आए, और फिशेस से एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या है, लैंड और पानी दोनों में, फिशेस पानी में। तो तरक्की हुई पानी से, फिर लैंड पे भी आए तो एम्फीबियंस बने। तो ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है बच्चों। The next thing which is very important is Darwin's theory बच्चों. It's a very important topic. You should definitely know it properly.
डार्विन ने क्या बोला, भाई बहुत ज्यादा खतरनाक कंपटीशन है यहाँ पर, नेचर इकलौता मालिक है यहाँ पर, और खतरनाक कंपटीशन है। जो कंपटीशन जीतेगा, जो अपने आप को नेचर के हिसाब से चेंज कर पाएगा, अडेप्ट कर पाएगा, वो विजेता, वो जिएगा। जो नेचर के साथ अडेप्ट नहीं कर पाएगा वो मर जाएगा, एज सिंपल एज दैट। रोने देगा धोने का नहीं। कंपटीशन में हिस्सा लेने की इच्छा है तो पार्टिसिपेट करो। जैसे फॉर एग्जांपल डायनासोर्स थे, नहीं नेचर के साथ अडेप्ट कर पाए। बहुत सारी थियरीज, एक थियरी बोलती है डायनासोर को खाना नहीं मिला, एक थियरी बोलती है मीटियोर आया, डायनासोर्स मर गए, उन्होंने नेचर के अपने आप को अडेप्ट नहीं किया। जैसे ये डोडो बर्ड था, स्लॉथ था, बहुत सारे थे। लेकिन कॉकरोच जब था, जब डायनासोर्स था तो कॉकरोच भी थे, लेकिन वो तो अभी तक जिंदा है। आज अपन जिंदा है, कल अपन भी नहीं होंगे जिंदा। अगर अपन अडेप्ट कर पाए अपने आप को, अगर अपने आप को अपन नेचर के साथ ढाल पाए तो जिंदा रहेंगे, नहीं ढाल पाए तो नहीं जिंदा रहेंगे बच्चों। वैसे भी तुमको पता है मेल्स में वाई क्रोमोसोम होता है, दिन ब दिन वो वाई क्रोमोसोम छोटा हो रहा है, तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि अपन जिए ही ना। तो बच्चों देयर इज अ कंपटीशन, डेथ थ्रेटनिंग कंपटीशन, सबको जीना है और फूड रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। ओके बच्चों, बट देयर आर सम ड्रॉबैक्स आल्सो, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। डार्विन ने बोला कि नेचुरल सिलेक्शन इज द ओनली रीजन फॉर इवोल्यूशन, जो गलत बात है बच्चों। नेचर है लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज म्यूटेशन आल्सो, जो मैंने बताया तुम लोग को, अचानक से जो चेंजेस हो जाते हैं। डार्विन ने उस पर गौर ही नहीं किया। डार्विन ने जो स्लो एंड एब्रप्ट चेंजेस है उसके बारे में बात नहीं की। कोई चेंज इतने स्लो क्यों होते हैं, कोई चीज इतने फास्ट क्यों होता है। फिर डार्विन ने यूजलेस एंड यूजफुल मॉडिफिकेशन के बारे में कोई बात नहीं की। मतलब कोई चीजें बॉडी में क्यों है, कोई चीजें का यूज क्या है, ये क्यों हुआ, डार्विन के पास वो सब का जवाब नहीं था। इसीलिए डार्विन का ये ड्रॉबैक था, लेकिन डार्विन की थियरी बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो डार्विन एक खतरनाक इंसान थे, अपनी शिप लेके वो चल पड़े थे, 4 साल 5 साल उस पर किताब लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उन्होंने ऑब्जर्व किया अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को और उन्होंने अपनी थियरी लिखी। तो थियरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ड्रॉबैक्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन डार्विन के पहले थे बच्चों लेमार्क। डार्विन फर्स्ट नहीं थे, पहले लेमार्क थे। लेमार्क ने अपनी थियरी लिखी, लेमार्किज्म की। तो लेमार्किज्म बहुत सिंपल थियरी थी। उसमें क्या था, इट वाज टॉकिंग अबाउट एक्टिविटी एंड लेजीनेस। अभी जिराफ को दिख रहा है कि बाबा खाना लिमिटेड है, जितने नीचे खाना था वो तो मेरे को मिल नहीं रहा बराबर से, अगर मैंने बढ़ाई नहीं तो मैं जीऊंगा नहीं। तो बहुत सारे जनरेशन तक एक्टिविटी की, हार्डवर्क किया, उस हिसाब से उसके ऑर्गन ने चेंजेस दिखाए बहुत सारे जनरेशन तक। फिर जिराफ की जो नेक लंबी हो गई तो वो खाना खाने लगे। ऑस्ट्रिच जो उड़ सकते थे एक जमाने में, फोकस नहीं किया उन्होंने, आज वो नहीं उड़ पा रहे, उसने लेजीनेस दिखाया। डक है, स्नेक है, डक की बात करते तो स्विमिंग की कैपेसिटी उसने गेन कर ली, स्वैन वगैरह ने। लेकिन वहां पर जो स्नेक है वो फरोइंग प्रोसेस से अपना काम करते हैं, तो उनके पैर लेग मॉडिफाई नहीं हुए। तो बच्चों बहुत सारे, तो लेमार्किज्म सिंपल है एकदम। एक्टिविटी करोगे तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन डेवलप होगा, एक्टिविटी नहीं करोगे डेवलप नहीं होगा। लेकिन लेमार्क की एक ड्रॉबैक थी बच्चों। लेमार्क ने बोला आप एक्टिविटी करोगे अच्छी बात है, आपका ऑर्गन डेवलप होगा, आप जियोगे। एक्टिविटी नहीं करोगे, ऑर्गन डेवलप नहीं होगा, आप नहीं जियोगे। ये बात सही थी। लेकिन लेमार्क ने क्या बोली, जो चीज मैं सीखता हूं मैं मेरे बच्चे को पास करूंगा। मेरे को हेरिडिटी आता है, क्या मेरे बच्चे को पैदा होते ही आएगा? अगर मैं टकला हूं तो मेरा बच्चा भी टकला होगा। हाँ लेटर ऑन स्टेज में हो सकता है, लेकिन पैदा ही टकला होगा क्या? नहीं टकला होगा। तो लेमार्क ने ये ड्रॉबैक था लेमार्क का, कि कोई चीज पास होती है एक जनरेशन टू अनदर, वो गलत है। वो लेमार्क की बात गलत थी बच्चों, वो लेमार्क की बात गलत थी। तो इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, इसका ड्रॉबैक इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क का प्रॉपर क्वेश्चन इस साल के लिए लेमार्किज्म को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बच्चों। इनफैक्ट तो रिसर्चर्स ने तो ये भी ट्राई किया, रैट का टेल को काटा 20 जनरेशन तक, उनको क्या लगेगा नेक्स्ट जनरेशन टेल नहीं आएगा, क्योंकि वो कैरेक्टर उसने एक्वायर कर दिया। टेल को काट दिया ना तो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं आना चाहिए, ऐसा लेमार्क को लगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 20 जनरेशन तक टेल काटा 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 और 20वें जनरेशन में टेल वापस आई।
तो ये था लेमैर के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो है स्पीसिएशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज। बच्चों दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सिंपल है, स्पीशीज का डेवलपमेंट दो वजह से होता है। एक तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, जिस कारण से होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मतलब एक स्पीशीज यहां पर है बच्चों, एक स्पीशीज यहां पर है, बीच में समझो पानी आ गया, दोनों अलग अलग हो गए। तुम यहाँ हम यहाँ, तुम यहाँ हम यहाँ, तो ज्योग्राफिकली दोनों अलग अलग हो गए, दोनों मीटिंग नहीं कर पाएंगे अब, तो रिप्रोडक्शन तो नहीं कर पाएंगे, तो ये अपने आप डेवलप करेगी। तो यहाँ पर अलग ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, फिर वहां पर भी वो इनसे मिल नहीं सकते, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के कारण, क्योंकि दोनों अलग अलग है, बीच में पानी आ गया समझो फॉर एग्जाम्पल, दोनों मिल नहीं पा रहे, मीटिंग नहीं कर पा रहे, तो दोनों रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो दोनों ने अपने आप को डेवलप इस तरह से किया कि अपने बॉडी में चेंजेस लाए, मॉडिफिकेशन लाए और नए नए स्पीशीज को ग्रो करें। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो है ह्यूमन इवोल्यूशन। पहले एप्स थे, हाँ डॉग स्पीशीज, कैट स्पीशीज, लास्ट है बच्चों ह्यूमन इवोल्यूशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, रिवीजन कोर्स में ये चीज बहुत, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले मंकीज थे, फिर एप आए, दिमाग बड़ा हुआ, तो पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे बच्चों, फिर धीरे धीरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो किए, फिर डाइवर्सिटी आई। पहले बच्चों डायनासोर जब डिसअपियर हो गए थे, तो थोड़े बहुत मंकी की तरह दिखने वाले ऑर्गेनिज्म अपने को दिख रहे थे, उनकी टेल डेवलप हुई, ब्रेन डेवलप हुआ, हार्ट डेवलप हुआ बच्चों, और कुछ कुछ लोग अफ्रीका में चले गए, कुछ कुछ लोग एशिया में ही रुक गए, कुछ लोग अफ्रीका में रुक गए, कोई लोग आगे गए, तो ऑरेंगुटन, गिबन, चिंपैंजीज वगैरह का डेवलपमेंट हुआ। और जो पहला रिकॉर्ड था ह्यूमन लाइक एनिमल का वो था रामापिटेकस का। उसके बाद बच्चों ब्रेन डेवलप हुआ, ईटिंग हैबिट डेवलप हुई, पहले हमारी बैक टेढ़ी थी, फिर बैक सीधी हुई बच्चों। ब्रेन का डेवलपमेंट जैसे मैंने बताया तुम्हारा होने लगा, धीरे 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 ब्रेन की क्रिमिनल कैपेसिटी बढ़ी, फायर का इन्वेंशन हुआ बच्चों। तुम बिलीव नहीं करोगे, हमसे भी होशियार लोग थे जिसका नाम था निएंडरथल मैन, जिनकी ब्रेन कैपेसिटी अपने से भी बहुत आगे थी, लेकिन नेचर ने उनको सपोर्ट नहीं किया, वो अडेप्ट नहीं कर पाए, इसके लिए वो नहीं जिए। निएंडरथल मैन वाज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइज मैन। ओके, देन क्रो-मैग्नॉन मैन का डेवलपमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे कल्चरल प्रैक्टिस हुई, एग्रीकल्चर हुआ, लिटरेचर हुआ, ये सब चीजें बच्चों धीरे धीरे होने लगी, और इस तरह से डेवलपमेंट हुआ, मॉडर्न साइंस आया, आज तो कितनी सारी चीजें हो गई है। तो ये दो पर्टिकुलर चीज ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, रामापिथेकस, होमोसेपियंस, निएंडरथल मैन, और ब्रेन डेवलपमेंट और वो सब। तो ये दो सेशंस में बच्चों पूरा चैप्टर का मैंने रिवीजन कर दिया है। इसके मार्किंग्स भी मैं एक प्रॉपर वीडियो में आपको दे दूंगा, इसका लर्निंग भी मैं आपको बता दूंगा कितना लर्न करना है, सिर्फ इतना ही करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है, ओनली यू हैव टू डू दिस मच।